हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए ई स्टडी विजन चैनल की ओर से फिजिक्स का चैप्टर 11 जो कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, इस चैप्टर को इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आप सभी को मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। जैसा कि आपको पता है, पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी इस चैप्टर का करा चुकी हूँ और ये हमारा पार्ट सेकेंड। तो इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन देखेंगे ग्लास प्रिज्म के द्वारा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, उसमें फिर हम आगे इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। इसी के अंडर में जितने भी चीज़ें होती हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, उसको वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। फिर डिपेंडेंस देखेंगे कलर स्कैटर्ड लाइट का, और इसके अंदर भी हम बहुत सारे सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो वन बाय वन सारी ही टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमें रिफ्रैक्शन बताना है थ्रू अ ग्लास प्रिज्म से। तो सबको पता होगा ग्लास प्रिज्म हमारा ट्रायंगुलर शेप का होता है। इस तरीके से हमारा ग्लास प्रिज्म है। ये एक पिरामिडल पीस होता है ग्लास का, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट इज़ अ पिरामिडिकल पीस ऑफ ग्लास विद टू ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं। इसके दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं, साथ साथ 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं इसके, और 3 इसके ये हमारे लेटरल सरफेस हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो प्रिज्म इस तरीके का होता है जो पिरामिडल पीस होता है ग्लास का। 2 इसमें ट्रायंगुलर बेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होती है। अगर यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन कराएं तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ की जाती है दोनों ही साइड में। और जैसा कि हमें पता है, जब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है हमारी लाइट रे, तो हमेशा टूवर्ड्स मूव करती है नॉर्मल के, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ इंसिडेंट रे पड़ेंगी, इंसिडेंट एंगल बनाएंगी आई से, और जैसे ही अंदर इसमें जाएंगी तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएंगी। ठीक है, इसमें बीच में भी एक लाइन खींचना। और जैसे ही ये बाहर आएंगी रेयरर मीडियम में, फिर से ग्लास के बाद, तो फिर से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएंगी रेयरर मीडियम में आने की वजह से। और ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल रे है और जो हमारा नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, वो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट कहलाया जाता है। इसी लाइन को, रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं प्रोड्यूस करूँ, साथ साथ इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करूँ, तो यहाँ पर हमारा एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम डेल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डेल से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसमें बताया भी हुआ है कि पी हमारा इंसिडेंट रे है, ई एफ रिफ्रैक्टेड रे है, एफ एस इमर्जेंट रे है, और ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। आई हमें जैसे कि पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ई यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और डी यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन है, जिसको हम डेल से भी शो करते हैं। ठीक है, जो अब एक एक करके थोड़े से इनके टर्म्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? वो एंगल जो दो लेटरल सरफेस को ज्वाइन करे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लेटरल सरफेस हैं ट्रायंगल के, और इन्हीं दो लेटरल सरफेस को जो ज्वाइन करेगा वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाया जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रिज्म में 3 लेटरल सरफेस होते हैं, एक ये और तीसरा ये। तो यहाँ पे 2 लेटरल सरफेस को जो ज्वाइन करवाता है वो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। अब आता है एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे मैंने आपको एंगल ऑफ डेविएशन ऊपर भी बताया कि तीनों लेटरल सरफेस जब हम ड्रॉ करें और नॉर्मल्स बनाएं, और यहाँ पे जब हम रिफ्रैक्शन कराएंगे तो इंसिडेंट एंगल जब पड़ेगा, और जब ये डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी लाइट रे, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएगी, और जैसे ही रेयरर मीडियम में आएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो यही जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो इंसिडेंट रे है हमारी, अगर हम इनको प्रोड्यूस करें आगे की तरफ, है ना, इसको भी यहाँ से प्रोड्यूस करें, तो यहाँ पे ये कहीं मीट कर रही हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे कहीं मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे ये जो होगा हमारा वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाया जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये एंगल किस किस के बीच का है? तो ये एंगल हमारा इंसिडेंट रे
और इमर्जेंट रे, यहाँ पे हम रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलते, हम यहाँ पे कौन सी रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो इमर्जेंट रे और हमारे इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि वाइट लाइट का किस तरीके से डिस्पर्शन होता है। जब वाइट लाइट प्रिज्म के द्वारा होके जाती है तो ये 7 कलर्स में टूट जाती है, और ये 7 कलर्स आई होप सबको पता ही होंगे कि विबग्योर के होते हैं ये 7 कलर्स। वी से वॉलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड होते हैं कलर्स। ठीक है ना। तो इतना तो सबको समझ में ही आ गया है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है तो हम बोलेंगे कि जब कोई लाइट रे पास की जाती है किसी प्रिज्म के द्वारा तो ये स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। एक बैंड और 7 कलर्स निकाल आते हैं जो सिस्टमेटिक फॉर्म में ही निकलते हैं ऑलवेज। और यही जो फिनोमिना होता है कि एक वाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट्स हो जाना, उसी फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, ये पूछा भी जाता है डिस्पर्शन क्या होता है। तो वाइट लाइट का 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बैंड ऑफ 7 कलर्स में टूटना, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। और इसका जो पैटर्न होता है वो हमेशा विबग्योर से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायग्राम भी देख रहे हैं। इस डायग्राम में किस तरीके से दिखाया हुआ है कि जब वाइट लाइट को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं हमारे प्रिज्म पे, तो इस तरीके से हमारे स्पेक्ट्रम एक निकल के आता है। वाइट लाइट, एक सिंगल वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाने पर ये 7 कलर्स निकल के आए हैं। तो ये डिस्पर्शन है वाइट लाइट का ग्लास प्रिज्म के द्वारा। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम क्या है, यहीं पे अगर बात आती है, अभी मैंने एक वर्ड बोला स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे एक सिस्टमैटिक पैटर्न आ जाता है ना। वाइट लाइट को जब इंसिडेंट करवाते हैं हम प्रिज्म पे, तो यही जो पैटर्न है, ये बैंड ऑफ 7 कलर्स हैं जो डिस्पर्शन की वजह से फॉर्म हुए हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे देख लीजिए। स्पेक्ट्रम क्या होता है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो वाइट लाइट के डिस्पर्शन की वजह से जो 7 कलर के बैंड प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें एक्रोनिम, तो ये ग्रुप होता है अल्फ़ाबेट्स का जो रिप्रेजेंट करता है सिक्वेंशियल कलर्स। मतलब सिक्वेंशियली इसको एक एक करके वही कलर्स में आते हैं स्पेक्ट्रम में, और वो आते हैं हमारे विबग्योर से नाम से। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ही ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही कम एंगल ऑफ डेविएशन होगा, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ बढ़ती है तो एंगल ऑफ डेविएशन घट जाता है, और एंगल ऑफ डेविएशन घटता है तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर घटेगा तो उल्टा वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और वेवलेंथ अगर घटेगी तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर अब हम यहाँ से जब बात कर ही रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो वेवलेंथ के इनवर्स होता है, तो इससे हम कौन कौन सी बातों को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, इसका मतलब यहाँ पर जो सबसे कम डेविएशन होगा वो किसका होगा, रेड का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो रेड है वो लीस्ट डेविएट कलर होगा, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है उसका। और जो वॉयलेट है वो मोस्ट डेविएटेड होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले भी आ रहा है ना। वैसे भी सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो हमारी वॉयलेट की ही होती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो डेविएटेड होगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी उसी का ज़्यादा होगा जिसकी कम वेवलेंथ होगी। तो यहाँ पे जो हमारा वॉयलेट है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, इसीलिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। जो सर आइजैक न्यूटन थे हमारे साइंटिस्ट, वो पहले इंसान थे जिन्होंने प्रूव किया था कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से बनती है। ठीक है, ये आप देख लेना, क्योंकि
एक एक क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में आ भी सकता है किसी भी तरीके से। तो किसने ये इन्वेंट किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अब यहाँ से ही अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन, तो सर आइजैक न्यूटन जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया था सनलाइट का। जब उन्होंने सनलाइट को, वाइट लाइट होती है सनलाइट, और इसको जब प्रिज्म के द्वारा जब इंसिडेंट करवाया तो वहाँ से स्पेक्ट्रम निकले 7 कलर के, बैंड निकला 7 कलर का, ठीक है। फिर दोबारा से उन्होंने इसी लाइट को स्प्लिट करने की और कोशिश की, आगे फर्दर उसका एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया स्प्लिट करने का स्पेक्ट्रम वाइट लाइट, मोर देन यूजिंग अनदर, एकदम उसी की तरीके से दूसरा प्रिज्म यूज़ करके उन्होंने फिर से उसको स्प्लिट कराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे दोबारा और कलर्स नहीं आए। बल्कि जब उसने इसी प्रोसेस को जब रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को, कि फर्स्ट जब उसने लगाया प्रिज्म, देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे भी डायग्राम दिखा देती हूँ कि जैसे पहला जब प्रिज्म लगाते हैं यहाँ पे वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम निकलता है 7 कलर्स का। लेकिन फिर से जब उन्होंने इन्वर्सली रखा, उसको दूसरी तरफ से रखा जब प्रिज्म को, जब इसमें 7 कलर्स को इंसिडेंट करवाया तो यहाँ से हमारी ऑब्टेन हुई स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ वाइट लाइट ऑब्टेन हुई, ठीक है। तो डिस्कवरी किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने की थी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाइट कलर अगर डिस्पर्स होता है तो कौन कितने कलर्स निकलते हैं? तो 7 कलर का बैंड निकलता है, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर 7 कलर को दोबारा कॉम्बिनेशन किया जाता है दूसरे प्रिज्म के द्वारा तो दोबारा से वहाँ से वाइट लाइट ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है स्पेक्ट्रम का और वहाँ से वाइट लाइट ऑब्टेन होती है, यही इसमें बताया हुआ, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। जब उन्होंने दोबारा से किया, करने की कोशिश की, अगर जो बैंड आया है 7 कलर्स का दोबारा से मैं करवाऊँ अगर इंसिडेंट, तो क्या और ज़्यादा कलर्स आएंगे? तो उनको बिल्कुल भी और कलर्स नहीं मिले। उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, दूसरे सेकंड प्रिज्म को भी यूज़ करके किया। उन्होंने क्या किया, सेकंड प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया फर्स्ट प्रिज्म के, ठीक है। फिर वहाँ से जो स्पेक्ट्रम था वहाँ से उसमें डिस्पर्स करवाने की कोशिश की, लेकिन उनको क्या मिला? वहाँ से वाइट लाइट निकल के बाहर आई वहाँ से सेकंड प्रिज्म से। तो रिकॉम्बिनेशन करवाते हैं जब हम दो स्पेक्ट्रम के तो वहाँ से वाइट लाइट ऑब्टेन होती है। अब यहाँ से हम ये भी देख लेते हैं कि रेनबो क्या होता है। सबको पता है कि रेनबो 7 कलर का स्पेक्ट्रम होता है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल करने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड में रेन आ रही है, उसके अपोजिट साइड में अगर सन की रेस पड़ती हैं तो अल्टीमेटली हमें दूसरे साइड में रेनबो दिखाई देता है और यहाँ पे 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है रेनबो? ये स्पेक्ट्रम होता है सनलाइट का, ठीक है। और ये बनता है सनलाइट के डिस्पर्शन के वजह से, टाइनी ड्रॉपलेट के, जैसे कि टाइनी ड्रॉपलेट्स पड़ रही हैं कहीं पर दूसरे साइड पे और दूसरे साइड पे सन की रेज आ रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो सनलाइट जो है टाइनी ड्रॉपलेट में जाती हैं तो वहाँ पे डिस्पर्शन करती हैं, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेनबो क्यों दिखता है, रीज़न क्या है, तो हम वहाँ पे आंसर देंगे डिस्पर्शन है रीज़न। जो वाइट लाइट है उसका डिस्पर्शन होता है, तो डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट या डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बोलिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रेनबो जो दिखता है हमें डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट के वजह से दिखता है। और ये डिस्पर्शन किसके द्वारा होता है? तो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा होता है एटमॉस्फेयर में। जैसे अब इसको और डीपली देखें हम तो देखिए यहाँ पे डायग्राम दिख रही है, रेनबो इस तरीके का हमारे 7 कलर का स्पेक्ट्रम होता है, सबको पता है। ये होता क्या है इसमें, जैसे हमारी ये रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप एक प्रिज्म की तरह वर्क करती है। जब सन की लाइट पड़ती है इस पे, इंसिडेंट होती है, तो ये डेंसर है, वाटर जो है हमारा रेन ड्रॉप वाटर से तो बना हुआ है, तो डेंसर है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाती है। और दोबारा इसमें जब होता है रिफ्रैक्शन, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, जैसे टाइनी ड्रॉपलेट जाएगी और यहाँ पे आएगी तो ये इस तरीके से वाइट कलर्स जो है हमारे डिफरेंट कलर्स जो है निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पर्शन होता है, तब जाके रेनबो फॉर्मेशन होती है। और ये हुआ कैसे, देखिए यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ से टकराई इस वाली रेन ड्रॉप से, दोबारा से टकराई अंदर से,
फिर दोबारा से टकराने के बाद दोबारा आई, और जब आई तो वो बाहर निकली रेयर मीडियम में, तो वो अलग अलग कलर्स में उसने डिस्पर्स कर दिए कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स। तो इस तरीके से रेनबो दिखाई देता है। इसमें 3 हमारे फिनोमेना होते हैं जो इस रेनबो के फॉर्मेशन में होते हैं। सबसे पहला डिस्पर्शन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो अभी मैंने बताया आपको कि डिस्पर्शन कब हुआ, जब हमारी जो रेन ड्रॉप थी इस पे जब पड़ी लाइट, है ना, तो वहाँ से जो 7 कलर्स निकले वो डिस्पर्शन। या रिफ्रैक्शन कैसे हुआ कि यहाँ पे एयर जो है वो रेयर मीडियम थी, लेकिन जब रेन ड्रॉप के अंदर गई तो वो डेंसर मीडियम हो गया, तो वहाँ से टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर गई। और यहाँ पे हुआ रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और इधर पड़ी तो दोबारा से बाहर निकल गई 7 कलर्स में। तो इस तरीके से 3 प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेनबो को फॉर्म कराने के लिए, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे देख लेते हैं यही तीनों प्रोसेस किस तरीके से अकर करते हैं। तो कुछ जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में रहती हैं, ठीक है, रेन के बाद भी। यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। जब लाइट रेज एंटर होती है रेन ड्रॉप में तो पहले तो रिफ्रैक्ट होती है, राइट, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो रिफ्रैक्ट होगी, फिर बाद में वो डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में। इसी के बीच में यहाँ पे अंदर की तरफ रेन ड्रॉप में इंटरनली रिफ्लेक्शन भी होता है। जब वो टकराती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, टकराती है, दोबारा से वो रिफ्रैक्ट होती है जब वो बाहर आती है रेन ड्रॉप से, और तब जाके वो 7 कलर्स हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होती है हमारे डिस्पर्शन और रेनबो फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे अगर हम देखें एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो लाइट जो है, लाइट रेज जब चलती हैं तो वहाँ पे अगर डायरेक्शन में चेंज हो जाता है डेंसिटी की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ग्लास लैब में भी बताया है कि ग्लास की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है जबकि एयर की डेंसिटी कम होती है। तो रेयरर में जब लाइट रेज चलती हैं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके, तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाती हैं, और जब बाहर जाती हैं तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती हैं। तो इस तरीके का जो रिफ्रैक्शन होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और उसी के वजह से जो लाइट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ पे लाइट इस तरीके की थी और अंदर थोड़ी इस तरीके से मुड़ गई और बाहर जाके इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्शन में चेंज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि जो चेंज होता है डायरेक्शन में, लाइट जो रेस चल रही हैं उनकी डायरेक्शन में जो चेंज होता है एटमॉस्फेयर में उनकी डेंसिटी की वजह से, क्योंकि अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे सेवरल नेचुरल इवेंट्स होते हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन को। जैसे कि अगर हम ये भी देखें कि जो हमारे अपरेंट फ्लिकरिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक हॉट ऑब्जेक्ट ऑफ फायर के पीछे होते हैं, स्टार्स जो हैं जो हॉरिजॉन के पास में हैं वो तो हमें ऐसा लगता है थोड़े ऊपर की साइड हैं, उसके एक्चुअल पोजीशन से हमें थोड़े ऊपर दिखते हैं। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट भी इसी की वजह से दिखता है हमें एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन कैसे, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी हमें एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखता है कि स्टार जो है वो ट्विंकल होते हुए हमें लगते हैं, एक्चुअली वो ट्विंकलिंग नहीं करते। तो इसमें एक एक करके हम किस तरीके से पढ़ेंगे, जिससे हम सबसे पहले फिनोमेना ले लेते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का, राइट। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नॉलेज ले लें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की वो जनरली इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम में, ऊपर ज़्यादा होती है, नीचे थोड़ी टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करती जाती है, ठीक है, ऊपर थोड़ा कम फिर बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, इस तरीके से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर का अर्थ के वो इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम में। कैसे टॉप टू बॉटम में, ऊपर से नीचे में आने में। तो जो लाइट आ रही होती हैं स्टार से हॉरिजन के पास से, उनको बहुत ज़्यादा रास्ता ट्रैवल करना पड़ता है,
और साथ साथ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी ट्रैवल करना पड़ता है, राइट। तो जो लाइट आ रही होती हैं स्टार से हॉरिजॉन के पास से, उनको ट्रैवल करना पड़ता है रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ। अब जब रेयर से डेंसर मीडियम में मूव करेगी लाइट रेज तो बैंड हो जाएंगी नॉर्मल की तरफ, और जिसके वजह से हमें लगता है कि स्टार यहाँ है, कभी लगता है यहाँ है, कभी लगता है यहाँ है। इस तरीके से वो थोड़ी थोड़ी पोजीशन जो है हमें अपरेंट सी हो जाती है। तो उसी वजह से जो स्टार हैं वो अपीयर होते हैं थोड़े ऊपर, जितने उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़े से ऊपर वो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे अगर हम डायग्राम भी देख लेते हैं तो हम कभी नहीं भूलेंगे। देखिए जैसे हमें यहाँ पे स्टार दिख रहा है, यहाँ हमें स्टार दिख रहा है, और जब इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही होगा बच्चा, तो बाहर नहीं होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर से। तो जब लाइट रेज स्टार से आ रही होती हैं, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे उसको जैसे ही आएंगी तो हमने अभी देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है अर्थ के सरफेस का, तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाती हैं। और टूवर्ड्स नॉर्मल मूव करेंगी अगर वो, तो वो हमें इस तरफ आएंगे, और जैसे ही वो बाहर जाती हैं तो और थोड़ा दूर हो जाती है। इसकी डायग्राम थोड़ी ढंग से नहीं बना रखी है ना। तो ये हमें एक्चुअली क्या दिखता है कि यहाँ पे है, एपरेंट पोजीशन यहाँ पे है स्टार की, लेकिन एक्चुअली जो होता है वो यहाँ पर होता है। इसी वजह से जो है हमें लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। अब ऐसे ही बात होती है एडवांस सनराइज में और डिलेड सनसेट में भी। ये हमारा देखिए कि अर्थ का सरफेस है, राइट, और ये हॉरिजन है। यहाँ होती है एक्चुअल पोजीशन, लेकिन हमें दिखता है सन यहाँ पर। वो क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पे पड़ती हैं लाइट रेस, वो टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कराती हैं, और ऑब्जर्वर के आइज में जब जाती हैं तो ऑब्जर्वर की आइज में वो दिखती हैं यहाँ पर। तो जब उगा नहीं है लेकिन हमें पहले ही लग जाता है कि उग गया है सन, है ना। ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है सनसेट का, कि सन डिले ऑलरेडी हो चुका होता है लेकिन हमें लगता है कि वो डिले नहीं हुआ है, वो भी एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के द्वारा ही दिखता है। अब देखिए कैसे, कि जो सन अपीयर करता है 2 मिनट्स अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज, 2 मिनट पहले ही अपीयर हो जाता है एक्चुअल सनराइज से, और 2 मिनट पहले ही सनसेट हो जाता है एक्चुअल सनसेट से। और हमें मतलब सन ऑलरेडी सेट हो चुका है लेकिन 2 मिनट तक दिखता है हमें फिर भी, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जब सन हमारा व्हेन द सन इज बिलो हॉरिजन, हॉरिजन से जब नीचे होता है सन, तो जो लाइट रेज आती हैं रेयरर से डेंसर की तरफ मीडियम में, तो यहाँ पे जब डेंसर मीडियम की तरफ आएंगे तो जो हमारी रेज हैं वो बैंड हो जाएंगी नॉर्मल की तरफ, और जैसे ही वो बैंड होती हैं नॉर्मल की तरफ तो वो हमें एक्चुअल पोजीशन कहाँ दिखाती है सन की, थोड़ा ऊपर दिखाती हैं। इस वजह से हम कैपेबल होते हैं सन को 2 मिनट पहले ही देखने में। और जब अगर हम यहाँ देखें कि सन सेट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर से वही चीज़ होती है कि हमें 2 मिनट हो चुके हैं सन को सेट हुए, लेकिन फिर भी हमें सन कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, करेक्ट। तो इस तरीके से सनरेज और सनसेट में भी हमारा काम करता है कौन, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। अब आती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है, तो लाइट का स्प्रेड हो जाना अलग अलग डायरेक्शन में, कोलोइडल पार्टिकल से जब टकराती हैं लाइट, तो लाइट रेज जो हैं स्प्रेड हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इसी को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। क्या कहलाया जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाया जाता है, ठीक। और इसी में अगर हम देखें कि जो स्कैटरिंग और वेवलेंथ है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो स्कैटरिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी वेवलेंथ की 4th पावर के, ठीक है, किसके, 4th पावर के। इसमें आप 4th पावर भी कर लेना, वेवलेंथ की 4th पावर के। और रेले एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये दिखाया गया था, एक साइंटिस्ट थे रेले नाम के, उन्होंने ये रिलेशनशिप निकाला था। स्कैटरिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की 4th पावर के। यहाँ पे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पहले टिंडल इफेक्ट देख लेते हैं कि जो टिंडल इफेक्ट है ये होता क्या है, जब लाइट पास करती है कोलोइडल पार्टिकल से या कोलॉइड से, तो इसका जो पाथ होता है वो दिखने लगता है,
और इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ कोलोइड, किसी भी कोलोइड के पार्टिकल से पास करती है तो उसका जो रास्ता है, कहाँ से वो आ रही है लाइट रेज, तो वो दिखने लगती है, उसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे कि बोलते हैं ना बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करना, ये कौन करता है, कोलॉइड्स करते हैं और सस्पेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने टॉर्च लाइट डाली, अगर ये सॉल्यूशन के पार्टिकल दिखेगा नहीं उसका पाथ, लेकिन अगर ये कोलॉइड और सस्पेंशन के हैं तो साफ इसका पाथ दिखाई देता है, रास्ता दिखाई देता है, विजिबल होता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में देखिए, जो पाथ है लाइट का वो दिखता है जब कोई लाइट एंटर करती है डार्क रूम में, डस्टी रूम में। देखिए एक रूम है, एकदम बंद है, अंधेरा है उसमें, और कहीं से अगर हम होल कर दें जहाँ से सन की रेस पास होती हो इसमें रूम में, तो पता है क्या होगा, रूम में थोड़ा जो है डस्ट जस्ट से दिखती है, सबने ऑब्जर्व किया होगा, थोड़े डस्ट पार्टिकल यहाँ से वहाँ मूव करते हुए दिखते हैं, वो हमारे टिंडल इफेक्ट ही होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें कि जो पाथ है लाइट का वो हमें दिखता है जब लाइट पास करती है डेंस कैनोपी से, ट्री से, जैसे फॉरेस्ट है, घना जंगल है, और घने जंगल में से कहीं से थोड़ी सी लाइट पड़ रही हो, कहीं से थोड़ा बहुत आ गया हो लाइट रे, तो वहाँ से भी हम लोग को एकदम रास्ता ऐसे आती हुई नज़र आती है लाइट की रेस, और वहाँ पे डस्ट पार्टिकल हैं वो इधर से उधर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम ये देख लेते हैं, वाई इज़ द कलर ऑफ स्काई ब्लू। इम्पॉर्टेंट भी है कि जो कलर है क्लियर स्काई का वो ब्लू क्यों होता है, पूछा भी जाता है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारी ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो सबसे कम वेवलेंथ की होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती हैं, ठीक है। तो यही कारण है, एकदम क्लियरली एकदम नॉर्मल में इसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सिंपल सा बता रही हूँ कि जो हमारी ब्लू लाइट होती है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है। ऊपर भी रिलेशन बताता है, स्कैटरिंग जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/4 वेवलेंथ की 4th पावर की, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की 4th पावर के, है ना। तो इसीलिए जितनी ही ज़्यादा कम वेवलेंथ होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे स्कैटरिंग पाया जाएगा, और स्कैटरिंग होगा तो वही लाइट ज़्यादा दिखेगी। इसीलिए जो क्लियर स्काई होता है उसका कलर ब्लू होता है। साथ साथ जब हमारा सन एकदम हमारे डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर होता है, मीन्स जब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है तो वो वही एरिया होता है। जैसे हमारा अर्थ है, हॉरिजन से तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हॉरिजन से, है ना, बट अगर सन जो यहाँ पर हो तो उसे सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे जो है अदर लाइट स्कैटर हो ही नहीं पाती, सिर्फ ब्लू लाइट स्कैटर हो पाती हैं, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं उनकी और उन्हें शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें हॉरिजन की, तो हॉरिजन में जब लाइट रे आती हैं पूरा, तो सारी ही लाइट जो हैं वो स्कैटर करती जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ होती है, गैप होता है इसके बीच का, तो सारी लाइट जो है डिस्पर्स होती जाती है। बस एक हमारी जो सबसे रेड कलर की है, रेड कलर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है इसका, और वही हमारे आंखों तक रीच कर पाती है, ठीक है। इसीलिए सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो कलर होता है सन का वो रेड होता है, जबकि अगर मिड डे में देखें, हम दोपहर के टाइम देखें, तो जो सन है उसका कलर ब्लू दिखाई दे, सन का कलर नहीं मतलब पूरे स्काई का कलर हमें ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। वैसे तो उसका वाइट वाइट कलर का दिखाई देता है सन का, है ना, तो ब्लू कलर हो जाता है स्काई का। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या बात बोली गई है, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के और अदर फाइन पार्टिकल्स के एटमॉस्फेयर में, उनका साइज जो है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट के बराबर होता है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है स्कैटर करने में लाइट को, शॉर्टर वेवलेंथ, है ना, और जो ब्लू कलर की है, और लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो लॉन्गर वेवलेंथ जो होती हैं वो बाद में एकदम लास्ट में स्कैटर हो पाती हैं, शॉर्टर वेवलेंथ पहले ही हो जाती हैं, क्योंकि वेवलेंथ जो है विजिबल तब होती हैं शॉर्टर डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है उस पर, ठीक है। तो जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ करीब इतनी होती है, सोचो 1.8 टाइम्स ज़्यादा होती है ब्लू लाइट से। इसीलिए
जो सनलाइट होती है वो पास करती है एटमॉस्फेयर में, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एयर में सबको पता है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो पूरी ही ब्लू लाइट को स्कैटर करते जाते हैं क्योंकि उसको शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, और जो रेड लाइट है उसको नहीं करते। और जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है वो हमारी आंखों में एंटर करती है, ठीक है। इसीलिए जो अर्थ है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, उसका जो कलर है स्काई का वो ब्लू दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि अगर हम सरफेस से निकल जाएं अर्थ के सरफेस से, तो जो अगर बाहर जाते हैं हम तो हम देखते हैं डार्क कलर का दिखाई देता है हमें पूरा ब्रह्मांड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? तो ये होता वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग पाई नहीं जाती। अब जब स्कैटरिंग ही नहीं पाई जाती तो ना वहाँ पे ब्लू कलर दिखाई देता, ना ही वहाँ रेड कलर दिखाई देता, कुछ नहीं होता वहाँ। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं जब वो स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे स्पेस का कलर डार्क दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से स्कैटरिंग पाई जाती है, और स्कैटरिंग की वजह से ही हमें लाइट्स विजिबल होती हैं, ठीक है। तो ये था इसमें सब कुछ। ये सब कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया सिर्फ उतना याद करना है कि जो हमारी ब्लू लाइट्स होती हैं उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, और जो रेड लाइट होती है उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो कम वेवलेंथ को ही ज़्यादा स्कैटर करवाते हैं, ये हमने स्कैटरिंग से देखा हुआ है। स्कैटरिंग जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की 4th पावर में। इसीलिए जो कम लाइट शॉर्टर डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट वाली वेवलेंथ ही स्कैटर हो पाती हैं, लॉन्गर हो ही नहीं पाती, उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। जबकि अगर सनराइज और सनसेट की बात की जाए तो वहाँ पर धीरे धीरे करके सारी ही शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं वो स्कैटर होती जाती हैं, और सिर्फ वेवलेंथ जिनकी हाई ज़्यादा है वेवलेंथ, ठीक है, वही हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं। इसीलिए सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन का कलर ब्लू रेड दिखाई देता है, स्काई का कलर। और जो मिड डे में देखें हम तो हमें स्काई जो है कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब देखिए इसी का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी कर दिया है, सनराइज का और सनसेट का, बहुत ही अच्छे से, है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि आपको दोबारा बार बार वही चीज़ें रिपीट करना अच्छा लगेगा, है ना। सनसेट और सनराइज के टाइम पे क्यों होता है रेड कलर? क्योंकि ज़्यादातर जो इतनी भी हमारी शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो लाइट होती हैं वो स्कैटर हो जाती हैं डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा, और सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ की जो लाइट रेज होती हैं वही एंटर कर पाती हैं अर्थ के सरफेस पे, और वही हमें दिखाई दे पाती हैं। और लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट होती हैं वो हमारी रेड कलर की होती है, इसीलिए रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। सनराइज और सनसेट के टाइम स्काई का कलर रेड रेड हो जाता है। इसी तरीके से हम सभी ने देखा होगा कि डेंजर सिग्नल जो होता है वो भी रेड कलर का होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि रेड कलर जो है वो स्कैटर कम हो पाता है, क्योंकि उसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है, और वो मैक्सिमम वेवलेंथ की वजह से वो ज़्यादा ट्रैवल कर पाता है डिस्टेंस को। इसीलिए हम हमेशा डेंजर सिग्नल्स में भी यूज़ करते हैं रेड लाइट्स को। और नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे सन कैसा अपीयर होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी, क्योंकि ओवरहेड होता है हमारे एकदम सर के ऊपर होता है, और सनलाइट जो है ट्रैवल उसको करना पड़ता है शॉर्टर डिस्टेंस को, बहुत कम डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है। इसीलिए दोपहर के टाइम पे जो सन है वो वाइट कलर का दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर और वॉयलेट कलर ही स्कैटर हो पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। तो यही वीडियो थी और ये यहाँ तक समाप्त हो चुका है। यहाँ पे ये डायग्राम भी देख लीजिए कि सन जब हमारे ऊपर होता है तो हम लोग को थोड़ा वाइटिश वाइटिश दिखाई देता है, ब्लू ब्लू भी बोलते हैं इसको, लेकिन वाइट भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो सेम ही आंसर होगा आपके लिए। और अगर हॉरिजॉन के पास होता है तो हमें वो रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को पसंद आई हो। अगर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ से हमारी PDF भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।